ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी बुद्धदेव मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में, जो नित्य की भांति 5 भागों में हुआ करता है, आज के पहले भाग की का लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं ऋग पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो। तो चलिए, गुरुजनों को नमन कर, जिनके आशीष, जिनके सहयोग, जिनके मार्गदर्शन में हमने जो प्रदर्शित हो रही है सूची, उसमें शिक्षा ग्रहण किया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमने पीएचडी किया, और अभी उनके सानिध्य में फेस रीडिंग और पांव की रेखा का अध्ययन कर रहा हूं। हमारा ऑफिस वरुण स्टोक के द्वैपुरी स्थित पटना में स्थित है, और यह सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और आईएसओ सर्टिफाइड। गुरुजनों के आशीष, दर्शकों की शुभकामनाएं और मित्रों, परिजनों आदि सभी लोगों की शुभकामनाएं के बदौलत हमें अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका से आजीवन सदस्यता प्राप्त। आप सबों को धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। चलिए पंचांग पर चलते हैं। पंचांग की महत्ता पर थोड़ा विकास में प्रकाश डालते हैं। पंचांग हम सब समझते हैं आम भाषा में कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। पंचांग व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबके आत्मबल को बढ़ाता है। प्रकृति पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका है, और इसे देखते हुए चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें। साथ ही साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, और हम सभी सब में उनके इस कार्य में माध्यम बने। तो ये रहे पंचांग की भूमिका। पंचांग, यह दैनिक पंचांग जो ये प्रस्तुत किया जा रहा है 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा होने की संभावना है। नव तारा चक्र और तारा बल पर चर्चा होती है इसमें, और इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला जाता है। तीसरा भाग जो है जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह दोनों, दूसरा और तीसरा भाग, चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। चौथा भाग चौघड़िया पर है, जो कि मुहूर्त होता है और काफी उपयोगी होता है। यह अवधि बताता है शुभ और अशुभ मुहूर्त का, काफी उपयोगी है, और इस पर हमने अलग से वीडियो
यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता भी पोस्ट करके रखी। पांचवा और अंतिम भाग, अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा। इस पर कुछ अंक ज्योतिष के सीखने की बातें और आज का दिन कैसा रहेगा, यह भी हम इसमें चर्चा करते हैं। साथ ही अंक ज्योतिष की जो प्रस्तुति है, जो हिंदी में है, अंग्रेजी में भी अलग से हम प्रस्तुत करते हैं। जो ऐसे लोग जो हिंदी से असहज हैं, उनके अनुरोध पर, ऐसे दर्शक मित्र, हमारे फॉलोअर के अनुरोध पर वह अलग से प्रस्तुति वह भी हो रही है। तो चलिए आज के पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते हैं। पंचांग का पहले भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 9 जुलाई 2025, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलियुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:05 पर, सूर्यास्त 6:44। सनराइज at 5:05 AM, सनसेट at 6:44 PM। आज का दिशा सूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा। पंचांग के पांचों अंक, वार बुधवार, तिथि देर रात्रि 1:36 तक चतुर्दशी, उसके बाद जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, और उसके बाद पूर्णिमा पूर्णा तिथि। नक्षत्र कल भोर में 4:50 तक मूला, जो केतु से संबंध रखते हैं। पूर्वाषाढ़ा, जो शुक्र से संबंध रखते हैं। उसके बाद 4:50 के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। योग रात्रि के 10:09 तक ब्रह्म और तत्पश्चात इंद्र, दोनों योग शुभ। करण अपराह्न 1:11 तक गर्भ और उसके बाद देर रात्रि 1:36 तक वनिज और तत्पश्चात विष्टि भद्रा। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए यह देखते हैं कि भोलेनाथ कहाँ वास कर रहे हैं और शुभता कैसे। तो ये बताते चले कि चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों दिन भोलेनाथ क्रमशः भोजन पर और शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं, जय भोलेनाथ को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। शुभ मुहूर्त में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल रात्रि के 10 बजे से 11:43 रात्रि तक। रवि योग प्रातः सूर्योदय से यानी 5:05 से कल भोर में 4:50 तक। विजय मुहूर्त 2:11 से 3:06 तक। गोधूली विलय संध्या 6:43 से 7:04 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 0:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ अशुभ अवधि या शुभ काल के हैं राहु काल, दिन के 11:55 से 1:37 तक। गुलिक काल दिन के 10:12 से 11:55 तक। यमगंड प्रातः 6:48 से प्रातः के ही 8:30 तक। वर्ज मुहूर्त दो भागों में, पहला भाग 11:46 दिन से अपराह्न 1:29 तक। दूसरा भाग कल भोर में 3:07 से भोर के ही 4:50 तक। गंडबुल प्रातः सूर्योदय से यानी 5:05 से कल भोर 4:50 तक। भद्रा देर रात्रि 1:36 से सूर्योदय तक और उसके बाद में यानी 5:06 तक और उसके बाद में। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के गोचर की स्थिति देखें तो चंद्रमा धनु राशि में आ चुके हैं। बृहस्पति देव जो अस्त चल रहे थे अब मार्गी हो गए, उनकी अस्त की स्थिति समाप्त हो गई। वे मार्गी ही थे लेकिन अस्त की स्थिति समाप्त हो गई। और इस प्रकार
राशि के अनुसार देखें तो मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है अभी, और सूर्य, बृहस्पति, बुध की राशि में दो दो ग्रह हैं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। इस प्रकार मित्र राशि में तीन ग्रह, शत्रु राशि में दो ग्रह, सम राशि में तीन ग्रह, और स्व राशि में एक ग्रह है जो कि शुक्रदेव है। नक्षत्र के अनुसार यदि दिन को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, तो मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में तीन ग्रह, सम नक्षत्र में दो ग्रह, और स्व नक्षत्र में दो ग्रह। बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो कि स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। और मंगल स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो ग्रह हैं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति। ग्रहों का साप्ताहिक जो गोचर की स्थिति है, साप्ताहिक कैलेंडर आपके लिए हम संकलित किए हैं। पहला ग्रह का जो गोचर होने जा रहा है वो सूर्यदेव का 16 जुलाई। चंद्रदेव की गणना इसमें नहीं करते हैं क्योंकि चंद्रदेव 2.5 दिन में ही एक राशि परिवर्तन करते हैं। तो 16 जुलाई 2025 को 17:40 पर सूर्यदेव मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। बृहस्पति देव आज उनका जो थे आज 4:22 भोर में समाप्त हो गया। बुध देव 19 जुलाई से अस्त में हो। चंद्रदेव 24 जुलाई से अस्त हो गए, और बकरी शनिदेव 13 जुलाई से हो। उसके बाद बुध देव 18 जुलाई से बकरी हो। तो ये रहे जुलाई मास का ग्रहों के गोचर की तालिका, आपके उपयोग के लिए सूचना। तो अब चलते हैं ग्रहों का हम दूसरे भाग में। दूसरा भाग चंद जो हमने सूची में रखा था, चंद्रमा के गोचर के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा, इसे तारा बलम कहते हैं। यह चंद्रमा आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी का आपस में मिलान कर यह निकाला जाता है कि आज का दिन कैसा होगा आपके लिए। और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए विभिन्न फल हो सकते हैं। तो इसे तारा बलम कहते हैं। मूलतः यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है, जबकि तारा बलम जातक के आज के दिन के बारे में बताता है। दोनों चंद्रमा जिस नक्षत्र में हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी पर आधारित है। चंद्रमा जो आज का दिन है वो चंद्रमा का भी गोचर आज का दिया जाता है कंसिडरेशन में, जबकि नवतारा चक्र में वह नहीं लिया जाता। नवतारा चक्र से हम यह जान सकते हैं कि जातक का दशा महादशा का फल कैसा मिलेगा, दशा महादशा अंतरदशा आदि के फल कैसे होंगे, और यदि किसी भी व्यक्ति को कब शुभ फल होगा, कब चुनौती भरा समय होगा, अगर पहले से जान जाए तो उसमें आत्मबल बढ़ता है, और वह चुनौतियों को आराम से पार कर लेता है, उसे बहुत ज्यादा विचलित नहीं करता। उसी प्रकार दूसरा इससे हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रह हो सकता है बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हो, लेकिन वास्तविक स्थिति जो नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार ही निर्धारित होती है, और वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी भी हो सकती है। तीसरी बातें जो बात हम इसमें जानते हैं
कि जीवन में हमारे जीवन काल में विभिन्न लोगों से संपर्क होता है। वह घर परिवार से लेकर समाज तक, गांव तक और कार्यस्थल आदि से विभिन्न लोगों से संपर्क होता है। यदि उनके नक्षत्र का की जानकारी हो तो अपने नक्षत्र के अनुसार हम जान सकते हैं कि किसके लिए हम लाभदायी होंगे और कौन हमारे लिए लाभदायी होगा, और उसका स्तर क्या होगा, कौन हमारे लिए पीड़ादायक होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, स्तर क्या होगा, पीड़ा का स्तर क्या होगा, आदि आदि हम इसे जान सकते हैं। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने इस पर गलत वीडियो यूट्यूब पर रखा है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी और फलित के दृष्टिकोण से भी उपयोगी हो सकता है। जरूर आप देखें। और भगवान राम, माँ जानकी और श्री राम भक्त हनुमान की जन्म कुंडली भी उस वहां पर हमने रखी है, और यह जग जाहिर है कि उनके संबंध आपस में कैसे थे, और नौ तारा चक्र पद्धति से हम यह निकालते हैं कि उनके संबंध कैसे, और सटीक सही प्रमाणित फल निकलता है। तो जरूर देखें नौ तारा चक्र पद्धति, और देखकर इसे सीखने का प्रयास करें और इसका उपयोग करने का प्रयास करें। तो नौ तारा चक्र पद्धति पर इतना ही। संक्षिप्त में हम नौ तारा चक्र पद्धति पर बता दें कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। न ग्रह अपने से कोई फल नहीं देते, चाहे वो महादशा के फल हो या कुंडली में बैठे ग्रह का फल हो, नक्षत्र के अनुसार ही फल हो। हमने आरंभ में कहा था कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं या आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में हैं, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कैसा फल देंगे। तो यहां बताते चले कि चूंकि 27 नक्षत्र हैं, ग्रह 9 ही हैं, तो उनके जब ग्रह के मन नक्षत्र हुआ करते हैं तो फिर उनका फल कौन देगा, और कैसे जान पाएंगे कि नक्षत्र कौन से नक्षत्र किस ग्रह से संबंध रखते हैं। इसे तो नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, और ये 3 श्रेणी जो बने वो पहला से 9वां तक पहले श्रेणी में, 10वां नक्षत्र से वो 18वां नक्षत्र तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां नक्षत्र तक तीसरी श्रेणी। ये 3 श्रेणियां बने, और ये 3 श्रेणी जब नक्षत्रों का बना, फिर ग्रहों को भी क्रम में रखा गया, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। यानी केतु पहला ग्रह बने, उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और 9वां ग्रह बुध बने। इस प्रकार सभी 9 ग्रहों को क्रमवार में रखा गया। अब पहला ग्रह जो केतु बने, और हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए, पहला में से पहला, दूसरा में से 10वां जो पहला नक्षत्र हुआ वो 10वां नक्षत्र, और तीसरा में से पहला नक्षत्र हुए 19वां नक्षत्र, ये तीनों को पहला ग्रह केतु से संबंध रखा गया, यानी केतु स्वामी बने। इस प्रकार केतु स्वामी बने पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र, और इसी क्रम संख्या में स्वामित्व देते हुए दूसरा ग्रह शुक्र को दूसरा 11वां 20वां, तीसरा ग्रह सूर्य को तीसरा 12वां और 21वां, और इस प्रकार 9वां ग्रह बुध को 9वां 18वां 27वां नक्षत्रों के स्वामित्व मिले। अब इसके बाद फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनेंगे। पूरे नवतारा चक्र का सार यहीं पर है। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, पुनः बता दें, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी ग्रह बने, गणना वहीं से शुरू हो सकता है कि केतु देव बन सकते हैं, हो सकता है बुध देव भी बन सकते हैं। यदि रेवती नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ तो रेवती नक्षत्र के स्वामी बुधदेव बने,
स्वाभाविक है बुध देव से गन्ना आरंभ होंगे। यदि सूर्य के नक्षत्र में जन्म हुआ तो सूर्य से गन्ना शुरू होगा। तो पहला जो ग्रह बने वे हम मिश्रित फल देंगे, शुभ और अशुभ फल देंगे। अशुभ फल को ही अगर लेकर चलते हैं तो गणना वहीं से आरंभ होती है जो गणना हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी बनते हैं वहां से गणना आरंभ होती है। और पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह तो फलदायी होते हैं, और तीसरा पांचवां सातवां ग्रह अशुभ फलदायी होते हैं। अब जन्म कुंडली में यदि आपका पास जो ग्रह है भाग्य भाव के स्वामी हो सकते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, लग्नेश भी हो सकते हैं, किंतु यहां पर वो तीसरा पहला तीसरा पांचवा सातवां श्रेणी में अगर बनते हैं फिर अशुभ फल देंगे, वो वास्तविक फल वहां का नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि कुंडली में अब देखें दशा महादशा का फल यदि वैसे ग्रह का है जो हमारे लिए तीसरा पांचवा सातवां ग्रह बनते हैं तो वे हमें अशुभ फल देंगे। और सातवां जो इनकी मात्रा होती है अशुभता की वह जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। पहला ग्रह कम अशुभता देंगे, तीसरा ज्यादा देंगे, पांचवा उससे ज्यादा देंगे, और सातवां काफी ज्यादा असह्य पीड़ा जो बोलते हैं वह, यहां तक कि व्यक्ति का निधन भी इसी नक्षत्र में हुआ करता है यही ग्रह देते। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति पर कैसे फलित कर। अब आपको ले चलते हैं चंद्रमा आज का तारा बल क्या कहता है। तो चंद्रमा का गोचर का नक्षत्र तक की सारणी है कि चंद्रमा जब जिस नक्षत्र में रहेंगे और हमारा जन्म जो उसी कॉलम में दर्शाया गया चंद्रमा का गोचर नक्षत्र और हमारा जन्म पत्रिका का चंद्रमा का नक्षत्र वह रो में दिखाया गया है। और इससे हम दोनों को जोड़कर देखते हैं कि फल कैसे होंगे। शुभ मुहूर्त भी निकालते हैं आज का, तो वह भी शुभ मुहूर्त निकालते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त कैसा होगा, और तब हम कार्य की ओर बढ़ते हैं। अशुभता की स्थिति में यह सलाह दी जाती है कि उस मुहूर्त को छोड़ देना चाहिए, उस कार्य को स्थगित कर देना चाहिए दूसरे दिन के लिए। तो आज का जो चंद्रमा का गोचर है भोर में 4:50 तक चंद्रमा मूला नक्षत्र में है। और उस मूला नक्षत्र में यदि हम देखें उदाहरण स्वरूप यदि हमारा जन्म भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो अति मित्र होते हैं। उसके बाद यदि हुआ है तो जन्म में होते हैं जो पीड़ादायक होते हैं। यानी पहला भाग काफी फल सुफलदायी है, दूसरा भाग थोड़ी पीड़ा हो सकती है। तो 4:50 के पश्चात जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आते हैं तब यह फलित होता है। और इसको देखने के लिए यह एरो जो दिया गया है आप देखिए, चंद्रमा अगर हम उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं कि भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो दूसरा भाग जन्म नक्षत्र में पड़ता है। और इसी प्रकार हम फलित करने का प्रयास करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है, पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में, तो पहला भाग क्षेम है, शुभ है, और दूसरा भाग प्रत्ययी है। तो इस प्रकार से हम फलित देखते हैं और मुहूर्त भी निकालते हैं। अब आपका सुझाव आया था कि यदि आज अशुभ समय है और कुछ जरूरी कार्य करने हैं तो क्या करना। तो पहला सलाह आपका हम जो देंगे जो दे रहे हैं कि आप प्रयास करें कि उस समय को उस मुहूर्त को टाल देने के लिए दूसरे दूसरे दिन के लिए या दूसरी अवधि के लिए। उदाहरण स्वरूप किसी का पहला भाग
कोई व्यक्ति रोहिणी हस्ता श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया है और पहला भाग में नैधन्य है, दूसरा भाग मित्र है, तो उसको टालें दूसरे भाग के लिए, उस मुहूर्त को। वही अगर मृगशिरा चित्रा श्रविष्ठा है तो पहला भाग साधक है, दूसरा भाग नैधन्य है, तो प्रयास करें पहले भाग में ही कार्य को करने। और इसके बावजूद यदि नहीं होता है तो हमने संकलित किया है लेकिन प्रमाणित नहीं है कि जन्म नक्षत्र में यदि आपका समय पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है नमक का दान करें, और यदि नैधन्य होता है तो उसको त्यागें। फिर भी बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। फिर बता दें कि यह अपुष्ट है, यह कंफर्म नहीं है, हम रिस्क लेने के लिए सलाह नहीं देते, इसलिए उस मुहूर्त को अवॉइड करें, उसको टालें। यही सबसे उत्तम परिहार है। रिस्क नहीं लें क्योंकि यह प्रमाणित उपाय नहीं है। हमने संकलित किया है आपके अनुरोध पर और इसमें कंफ्यूज नहीं। तो ये रहा नव तारा चक्र पद्धति पर, या कहे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल है। आज का हमने नक्षत्र के अनुसार देखा, चंद्रमा के गोचर के परिप्रेक्ष्य। तीसरे भाग में चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार हम फल देखें। जन्म कुंडली में चंद्रमा कौन सी राशि में आपके हैं और चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं आज, उसके अनुसार देखें। तो चंद्रमा का आज राशि परिवर्तन नहीं है, वे धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और इस पद्धति को तारा चंद्र बलम कहते हैं जो जन्म राशि के अनुसार होता है। पुनः बता दें, चंद्रमा जिस नक्षत्र राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी जन्म राशि होती है। जिस राशि में आपका जन्म कुंडली में है वही राशि आपकी होती है, उसके अनुसार देखें। लगन के अनुसार या सूर्य जहां बैठे हैं उसके अनुसार नहीं देखें। हाँ, लगन में यदि चंद्रमा खुद बैठे हुए हैं तब वो चंद्र वह लगन भी आपके लिए राशि बन सकती। तो आज का दिन यदि हम कहें धनु राशि के में जब चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं तो मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन जात राशि के जातकों के लिए दिन उत्तमता के संकेत आ रहे। वही मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सावधान रहें, इस देव का ध्यान रखें ताकि उनके कार्यों में कुछ शुभता आ सके। और वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले जातक बहुत सावधान रहें। गाड़ी वाहन चलाते समय, वार्ता करते समय वाद विवाद से दूर रहें, सावधानी बरतें। तो ये रहे आज के तीसरे भाग की प्रश्न। चौथे भाग में चलिए नौ तारक, अभी तक हमने नौ तारा चक्र और राशि के अनुसार देखा। चौथा भाग में यह चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया एक अवधि दर्शाता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह एक मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंध हो या कोई नया कार्य आरंभ करने से संबंध हो, विवाह आदि से हो। इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। इसलिए यदि हम आपको उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो तो हम सलाह यही देते हैं कि कम से कम शुभ काम को करने के लिए और उसमें शुभता लाने के लिए कम से कम चौघड़िया मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। चौघड़िया को एक मार्गदर्शक के रूप में अपनाना चाहिए और कार्यों में शुभता है इसके अनुरूप उसमें काम करना चाहिए। तो चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है जो आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास। तो संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, कुल 16 चौघड़िया होते हैं। और ये
दिन के चौघड़िया और रात के चौघड़िया अलग अलग होते हैं। तो 8 चौघड़िया हुए कुल। और 8 चौघड़िया में साप्ताहिक दिन 7 ही हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया उस दिन का होता है। तो इस प्रकार हम चौघड़िया मुहूर्त को देख, जो हमने चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबंध कर लिया। और साप्ताहिक दिन के स्वामी 7 ग्रह होते हैं, विभिन्न ग्रह होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध 7 विभिन्न ग्रहों से हो गया। और सातों विभिन्न ग्रह किसी विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है, उपयोगी है, इसलिए सातों चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करता है। इसलिए सातों चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी। अब 7 चौघड़िया जो हुए, ऐसा हो सकता है कि दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया अशुभता से व्याप्त। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल वेला और वार वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। जब भी अशुभता से अधिव्याप्त चौघड़िया कोई हो, तो उसका परित्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभता का तो नामो निशान नहीं होगा, अशुभता ज्यादा हाथ लगेगी। तो सावधानी बरतें। आज का चौघड़िया यदि हम देखते हैं, तो आज का चौघड़िया चूंकि दिन बुधवार है, इसलिए लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं और लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। और बीच के काल चौघड़िया जो शनि से संबंध रखते हैं, और रोग चौघड़िया जो मंगल से संबंध रखते हैं, क्रमशः काल वेला और राहु काल से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 2:30 से 3:48 तक काल रात्रि से ग्रसित, इन तीनों चौघड़िया को त्याग करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते। तो ये रहे चौघड़िया पर के प्रश्न। अब हम आपको 5वें भाग में ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हमारा जन्म ईश्वर द्वारा प्रदत्त विशेष जन्म तिथि को होता है, जिसमें तिथि 2 अंकों का, माह 1 से 2 अंकों का, और वर्ष 4 अंकों का होता है। तिथि 1 या 2 अंकों का हो सकता है। तो तिथि से हमारा जन्म होता है, इसलिए अंकों की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है। और अंक के साथ हम आजकल आज के युग में भी बहुत ज्यादा खेलते हैं। ओटीपी हमारे अंकों के से आता है। अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं, और इसलिए इस पर अंकों को के बारे में जानना अत्यावश्यक है, और बहुत आसान है जानना और इसका उपयोग करना। अंक ज्योतिष में एकल अंक पर, यानी सिंगल डिजिट ही काम करते हैं, डबल डिजिट काम नहीं करते। इसलिए जब भी एक से ज्यादा अंक हो किसी भी संदर्भ में, किसी भी मामले में, तो उसको जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है। शून्य का उपयोग नहीं किया जाता है अंक ज्योतिष, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है और इंडेफिनिट को दर्शाता है। 5 अंक जो है, 1 अंक और 9, 1 और 9 के बीच का मध्य अंक होता है, इसलिए यह संतुलित करता है। तो ये रहे अंकों की संचित भूमिका। और 1 से 9 तक अंक हम जो प्रयोग करते हैं, उसके अलग अलग स्वामी होते हैं, और अलग अलग इनके नामकरण भी है अंकों के राज दरबार। तो पहला अंक जो होता है, उसके स्वामी सूर्य होते हैं, इनको राजा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ग्रह ग्रह जो 2 नंबर के होते हैं, वे चंद्र होते हैं, जिनको रानी कहा जाता है। तीसरा बृहस्पति होते हैं, जो राजगुरु होते हैं। चौथा राहु होते हैं, जो शरारती होते हैं, रूल ब्रेकर होते हैं, नियमों को तोड़ने वाले होते हैं। पांचवा बुध, 5 अंक के स्वामी बुध हुए, जो राजकुमार से
इन्हें राजकुमार कहकर पुकारा जाता है। छठा, शुक्र हुए जो राज दरबार में मंत्री होते हैं, सलाह देते हैं, और ये सुख सुविधा से संबंधित मैटेरियलिज्म पर ज्यादा सलाह देते हैं। सातवां नंबर केतु जो धन गुरु से संबंध रखते हैं। आठवां शनि जो कार्यपालक और अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। नौवां मंगल सेनापति का नाम से संबंध। चिकित्सक भी इसी श्रेणी में आते हैं, नौ अंक वाले। तो ये रहे संक्षिप्त परिचय अंकों का, पढ़न के अंकों के स्वामी का। हमारे पास जब नाम हमारे पास होते हैं या कोई ऐसे शब्द होते हैं, उनको भी अंकों में परिवर्तित करते हैं। और अंक में परिवर्तित करने का तरीका है कि अंकों को, उन शब्दों को में जो प्रयुक्त हुए अक्षर, उनका जो अंकीय मूल्य है उससे परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर जोड़ कर हम उसका नाम निकालते हैं, नामांक निकालते हैं, या अंक उस शब्द का अंकीय मूल्य निकालते हैं, एकल अंक में परिवर्तित भी करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम कोई नाम, कोमल नाम का कोई जातक जातिका जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, वे उनका हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष रखा, और इनका जो अंकीय मूल्य है आपके समक्ष लिखा हुआ है, और उसके बाद योग करते हैं उसका, और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जो अंकीय मूल्य होता है वह उसमें हम विचार करते हैं, और उसको डालकर फिर एक जोड़कर अक्षरों का अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर फिर उसको जोड़ते हैं और एक अंक पे परिवर्तित करते हैं, और यह एक अंक ही उपयोगी होता है। जातक का जो जन्म तिथि है उसका योग जब करते हैं तो वह मूलांक बनता है, और जन्म तिथि माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं तो भाग्यांक बनता है। जन्म तिथि के वर्ष को जोड़कर पुरुष के केस में जो योग होता है, एक अंक का योग, उसको 11 से घटाते हैं तो कुआं नंबर मिलता है, जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त गिफ्ट। और महिला के केस में उस अंक को 4 अंक के साथ जोड़। इस प्रकार हम अंकों को तालमेल करते हैं। मूलांक और भाग्यांक में यदि टकराव की स्थिति है तो फिर नाम ही ऐसा होता है जो अपने कर्म के अनुसार हम परिवर्तित कर उसका उपयोग कर। तो चलिए आज के पंचांग के समक्ष में चलते हैं। आज का पंचांग कैसा है? आज का पंचांग दिनांक 9 जुलाई 2025। मूलांक 9 होता है, भाग्यांक 7 होता है। और यदि हम देखें तो 7 भाग्यांक वाले के कोई अति मित्र नहीं होते। 7 अंक का कोई अति मित्र नहीं होता। 1 और 2 अंक तटस्थ होते हैं, तीसरा अंक शत्रु होता है, और 9 अंक भी शत्रु होता है। तो अगर कहें जिस किसी व्यक्ति का आज जन्म हुआ है, मूलांक 9 और 7 उनका भाग्यांक है, स्वाभाविक है 9 7 में अति शत्रु का है। सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसके नामकरण मोबाइल आदि ऐसा रखा जाए जो 9 और 7 के बीच में मध्यस्थता का काम करे। अगर 5 पर जाता है तो बेहतर होता है। यदि इसका नाम 1 पर जाए तो उतना फल नहीं देगा, तटस्थता रखेगा। 2 पर जाता है तो फिर वही स्थिति होती है। 3 पर, 5 पर भी जाने पर नाम तटस्थता का संबंध होता है। इसलिए इस जातक को 6 का अंक अगर दिया जाए तो मित्रता का संबंध होगा और वह बेहतर हो। तो चलिए आज का अंक को देखते हैं। 7 अंक वाले जातक का 1 और 2 मूलांक वाले जातक के साथ तटस्थता का संबंध है, इसलिए दिन के सामान्य गुजरेंगे। जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, 2/11/2029 को हुआ है, किसी भी माह के 5/14/23 को हुआ है, और या 7/16/25 को हुआ है। यानी 1 मूलांक वाले, 2 मूलांक वाले,
5 मूलांक वाले और 7 मूलांक वाले, इनके साथ ये तटस्थता का है 3 सामान्य गुजरने की संभावना। मूलांक 4 वाले जिनका जन्म 4-13-22-21 को हुआ है, 6-15-24 को किसी माह का हुआ है, या 8-17-26 को किसी माह का हुआ है, जो क्रमशः मूलांक 4, 6 या 8 बनते हैं, उनके लिए दिन उत्तमता के संकेत हैं, क्योंकि ये आपस में दोनों अंक मित्र हैं। वहीं यदि 3-12-21-30 इनका जिस जातक का जन्म होता है, उनके साथ 7 का व्यवहार शत्रुता का होता है, और 9 मूलांक वाले जिनका 9-18-27 को होता है, उनके साथ अति शत्रुता है 7 वाले का, सावधान रहने की जरूरत। तो ये रहे आज के अंक, ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई, और यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि आपको हमारी पोस्ट की सूचना आपको मिल सके और आप इसका से लाभान्वित हो सके, आपके लिए उपयोगी हो सके। और अंत में, बिफोर हम जब हम आपसे विदा लें, आपसे आग्रह है कि आप सबों से आग्रह है कि इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें, वे भी इसका उपयोग कर सकें और अपने जीवन में सफलता सुनिश्चित कर सकें। ज्यादा से सकारात्मकता ज्यादा हो इनके जीवन में, अंकों का अनुपालन कर, पंचांग का अनुपालन कर, नौ जो 9 तारा पद्धति है उसको समझकर और चौघड़ या मुहूर्त को देखकर अपने जीवन को सफल बना सकें। साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ। और अंत में, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कर दें, और साथ ही साथ पोस्ट को लाइक कर मनोबल बढ़ाएं। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः फिर नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गणपति बप्पा, बुद्ध देव और मां शारदे से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ। जय गणेश, जय बुद्ध देव, जय मां शारदे।